तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हेडिंग हमारी क्लास में जो थी दैट वाज कर्टेसी। कर्टेसी में बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था। थोड़ा सा कर्टेसी में बता के फिर आगे चलते हैं। कर्टेसी क्या होता है? कर्टेसी कहते हैं काइंडनेस को, ठीक है ना, यानी कि रहम दिली को। आप क्या करते हैं? रहम दिली का मुजाहरा करते हैं लोगों से। तो आपका लोगों से रहम दिली का मुजाहरा करना कर्टेसी कहलाता है। और कर्टेसी इज समथिंग पॉजिटिव। कर्टेसी एक अच्छी चीज होती है। और जब आप किसी से कर्टेसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले को अच्छा भी फील होता है। और कर्टेसी इज अ मेथड टू क्रिएट टू एस्टैब्लिश रिस्पेक्ट इन द अदर पीपल विदाउट एनी लॉस, यानी कि बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी खर्चे के आप लोगों के दिलों में अपने लिए घर कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो कर्टेसी किस तरह से आप जाहिर करेंगे? बी सिंसियरली, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव, यानी कि जरा सा भी अगर कोई अच्छा काम करता है, वाह भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर भाइयों से मैं कहूँगा कि अगर आपकी बहन ने घर में कुछ बनाया है तो आप उसकी तारीफ कर दें। ठीक है जी। बेगम तो आप में से किसी की है नहीं। बहन ने या वालिदा ने आपकी जो भी कुछ बनाया है तो आप उसकी तारीफ कर दें। सिंपल, अच्छी सी, छोटी सी, अच्छा है भाई, ये है भाई, तो इससे उसको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। बाहर कहीं जाते हैं, सलाम दुआ करें ज़रूर सबसे। आते जाते अपने मोहल्लों से, मोहल्लेदार, पड़ोसी से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम अस्सलाम कहेगा, बदले में आपको सलामती की दुआ भी मिलेगी और आपकी नेकियां भी बढ़ेंगी। ठीक है ना। 70 नेकियां सलाम की। ठीक है ना। तो और एक नेकी जवाब देने वाले की, करने वाले की 70 है, ऐसे कुछ है। अल्लाह कहीं बेशुमार करे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है? स्पीक जेंटली। स्पीक जेंटली यानी कि रिस्पेक्टफुल राइटिंग। स्पीक जेंटली मतलब बड़े तमीज से बात करो, तहजीब से बात करो। रिस्पेक्टफुल राइटिंग मतलब है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। मिसाल के तौर पर आप बैड न्यूज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया, अब उसका लोन हो गया रिजेक्टेड, लोन रिजेक्ट हो गया। अब लोन रिजेक्ट का लेटर मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ उस लेटर के अंदर? मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई योर लोन हैज बीन रिजेक्टेड, खत्म हो गई बात। सिर्फ मैंने लिखा योर लोन हैज बीन रिजेक्टेड और बात खत्म हो गई। इतना लिखना मेरा काफी हो सकता है, लेकिन मैंने इतने ही लिखने पर तवक्कुल नहीं किया और मैंने उसमें क्या लिखा? वी रिग्रेट वी डियर, पर उसका नाम लिखा डियर सर, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर फाइन, एंड देन आई एम वेरी ग्लैड टू हैव योर एप्लीकेशन एंड योर इंटरेस्ट इन अवर बैंक। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इंटरेस्ट लिया मेरे बैंक के अंदर। उसके बाद मैं लिखूंगा कि वी हैव डन ऑल आवर एफर्ट्स, हमने अपनी तमाम कोशिश करी, बट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, लेकिन हमें बताते हुए क्या हो रहा है? हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका लोन नहीं हुआ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसको मना कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने शीरे में पूरा लपेट लपाट के फिर जाकर मैंने उसको मना किया। यानी कि डायरेक्ट में योर लोन इज बीन रिजेक्टेड ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह एक मैंने देखा, एक रिजाइन, फेसबुक पर एक रिजाइन पड़ा हुआ था। एक बंदे ने जॉब से रिजाइन दिया, उसमें लिखा हुआ था सर, और उसके बाद लिखा हुआ था अख्थू। बस ये था रिजाइन। अब ये रिजाइन अगर कोई मेरे पास जॉब कर रहा है, ठीक है ना, अब मेरे पास कोई जॉब करे और वो लिखे सर अख्तू, तो मैं तो उसको पकड़ के मारूंगा उठा के कि ये क्या बदतमीजी कर दी आपने मेरे साथ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी से इस तरह से बदतमीजी करने की। ठीक है ना। मैं तो पकड़ के पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं तो बड़ा दिमाग मेरा आउट हो जाएगा कोई मुझसे इस तरह से बात करेगा। अच्छा, अब लोग किस तरह से रिजाइन दे रहे हैं, जॉब छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी किस तरह से लिखते हैं? मुझे इस इदारे में काम करके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा सर वसी को, सर इमरान को, फला को, फला को। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें पहले वो चार्ज से लिखता है, उसके बाद जाकर लिखता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और प्लीज मेहरबानी फरमाकर मेरा इस्तीफा कबूल फरमाइए। इस तरह की बातें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो ये सब क्या है? ये कुछ तरीके हैं इंसान के बात करने के, समझने के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, consider
इमोशंस ऑफ लिसनर और रीडर। ठीक है जी, ये लिख लें आप 4। उसके बाद वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, कर्टेसी, क्लैरिटी। हेडिंग नंबर कौन सी हुई है देख लीजिएगा, चले आप लोग। क्लैरिटी, पहले क्लैरिटी होता क्या है? क्लैरिटी ये होता है कि आप कोई उसमें ऐसी बात ना करें कि जो सामने वाले के समझ में ना आए। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आजकल वो ड्रामा चल रहा है टर्किश, आपने से किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा या शायद सबने भी देखा हो। वो अगर आप टर्किश लैंग्वेज में देखें समझ में आएगा? नहीं आएगा। आपको कब समझ में आएगा? जब आप वो अपनी जबान में देखेंगे। ठीक है ना? अगर आप अपनी जबान में देखेंगे तभी वो आपके समझ में आएगा, वैसे वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आती है हमारे कि आप जो भी किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात के अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आपका बात करना बेकार है। ठीक है जी, यानी आप इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें जो सामने वाले समझ सके, ऐसे अल्फाज जो सामने वाले को पता हो। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो सब समझते हैं उर्दू, लेकिन मैं बिला वजह, मुझे पता है उनको इंग्लिश नहीं आती, मैं बिला वजह इंप्रेशन झाड़ने के लिए अगर मैं उनके सामने ज़बरदस्ती की इंग्लिश अगर मैं बोलना शुरू कर दूं, तो ये ज़बरदस्ती की इंग्लिश बोलना क्या है? ये ज़बरदस्ती की इंग्लिश बोलना जहालत है। ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश ही नहीं आती है उसके सामने इंग्लिश बोलना जहालत के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैं, एक हमारे सियासी एक लीडर हैं, वो जगह जगह इंग्लिश में जो है वो बोलते फिरते हैं, तो ये जो है टोटली क्या है, ये टोटली बेकार की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और इसमें मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि आपने वो भी देखा होगा ना कि इमरान खान को अगर आप देखें बोलते हुए, ठीक है ना, इमरान खान को आप वो देखें बोलते हुए, और परवेज मुशर्रफ या कोई भी बेहतर कोई लीडर जो है वो इंग्लिश में जब वो बोल रहा होता है, तो जब वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो वो ऐसा नहीं है वो अंग्रेज बन जाए। ठीक है ना? तो मैं लैंग्वेज सेंटर में मैं रहा काफ़ी अरसे, बट उस वक्त मैंने एमबीए भी नहीं किया था, तो वहाँ पर ना अंग्रेज़ों के स्टाइल में अंग्रेज़ी बोलना सिखाई जा रही थी, तो हम भी लगे हुए थे, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं अंग्रेज़ों की तरह। ठीक है ना? कि आर नहीं लेना है, आर का साउंड नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए। इट्स 2 o'clock, क्लॉक 2 o'clock भी बोल सकते हो, लेकिन इट्स 2 o'clock। अब बिला वजह इस तरह से अंग्रेज बनने की जरूरत क्या है? ठीक है ना? मतलब वो जब बोलते हैं तो बहुत, जब स्पीड में वो बोलते हैं ना तो बहुत सारे अल्फाज खा जाते हैं बीच में। तो अंग्रेजी जब बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से सिखाई जाती है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अल्फाज खाना सिखाते हैं कि ये लफ्ज खा जाओ, ये लफ्ज खा जाओ। ठीक है ना? मैं पीटर पार्कर का अगर मैं नाम लेता हूँ, मैं बोलूंगा पीटर पार्कर, वो बोलेंगे पीटर पार्कर। तो उनका जो अंदाज है बोलने का, अच्छा, आपने देखा कभी इमरान खान को कभी आपने इस तरह से अंग्रेजी बोलते हुए देखा? नहीं, वो अपने एक्सेंट में बोलता। अच्छा, फिर क्या हुआ, अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं एमबीए में चला गया, एमबीए में चला गया, कम्युनिकेशन की क्लास हो रही थी, किसी बिजनेस कम्युनिकेशन की। द लेक्चरर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड इन रिप्लाई आई स्टार्टेड द सेम एक्सेंट, यानी अंग्रेजों वाला मैंने लहजा अपना लिया। थोड़ी देर मुझे बोलते हुए उसने बोला वेरी गुड, जस्ट, उसने बोला जस्ट गेट स्टॉप। उसने मुझे स्टॉप किया और उसने फिर कहा बेटा ये ऐसे लहजे में जरूरत नहीं है, आप अपने नेचुरल लहजे में बोलेंगे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वहां से मेरे उसने फिर एक उसने लेक्चर दे दिया 20-25 मिनट का,
कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और बात मुझे उसकी लगी भी। और फिर मैं बहुत सारे बड़े बड़े इदारों में गया, बड़ी बड़ी मैंने मीटिंग्स अटेंड की। अल्लाह के करने से ये हुआ, गवर्नर स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक में ढेरों में मीटिंग जो है वो अटेंड कर चुका हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान, पूरे पूरे पाकिस्तान के तमाम बैंकर्स के बड़े बड़े हेड्स आए हुए होते थे। तो वहाँ पर मैंने मीटिंग्स अटेंड की, तो मैंने देखा कि अगर इंग्लिश भी यूज हुई हो रही है, वैसे तो दे ट्राई टू स्पीक इन उर्दू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अ फ्यू ऑफ द पीपल ऑलवेज आर इन द मीटिंग, दे स्टार्टेड स्पीक इन इंग्लिश, बट स्टिल दे स्पीक इन देयर नेचुरल एक्सेंट। बिल्कुल अपने वो नेचुरल एक्सेंट में बात करते हैं, वो इस तरह से नहीं करते। तो क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी भी यही है कि गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ योर रीडर एक्यूरेटली इन द इज द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज नॉट सिंपल। अब होता क्या है कि जो मेरे दिमाग में मेरे मैसेज में सेम का सेम मैसेज सामने वाले के दिमाग में डिलीवर कर दूं, ये बेसिकली क्लैरिटी का मकसद है। लेकिन हकीकतन ये कोई आसान काम नहीं है। ये काम आसानी से नहीं हो सकता कि जो मैसेज मैं सामने वाले को डिलीवर करना चाहता हूँ बड़ी आसानी से मैं वो मैसेज डिलीवर करता हूँ। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है जी। अब सामने वाले का भी बड़ा उसमें किरदार होता है। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, तो वो मेरी बात अगर मैं उसको कहता हूँ कभी भी नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगा। सामने वाला जज्बाती हुआ हुआ है, वो मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए उसका नॉर्मल होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर क्या होता है? मैं आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना ही नहीं चाहता। अब सामने वाला बोल रहा है, मैं सुनना ही नहीं चाहता। बैनुल मसालिक हमारे मौलवी, ठीक है जी। अब मेरा जिस फिरके से ताल्लुक है, आपका जिस फिरके से ताल्लुक है, हो सकता है हमारा अलग अलग फिरका हो, लेकिन अब कौन सा मौलवी देखें, हजरत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो हमें स्पीकर पर ये बहुत सारे जो है वो दूसरे मसलक के मौलवी को कोई सुनने को तैयार ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरे मसलक के मौलवी को नहीं सुनते, वाह नहीं भाई ये पता नहीं क्या बकेगा, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सही बात कह रहा हो। तो सबको सुनना चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता फरमाई ताकि सही और गलत में तमीज कर सके। जब तक तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखेंगे आपको पता कैसे चलेगा? आपको सबको सुनना चाहिए, और ताकि आप हक और बातिल में फर्क कर सकें। अल्लाह ताला ने हमें इस ताकत को बख्शा, और यही है ताकत जो है हमारी अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह है। तो क्लैरिटी आपके समझ में आई होगी। तो गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हैंड, blah blah blah, सिंपल। फॉलोइंग आर द following are the different guidelines to understand clarity. Number one, use easy grammar. No grammatical mistakes. Reader or listener must be familiar with the language used. यानी कि जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, आपका रीडर उससे मतलब वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, आगाह होना चाहिए, उसको वो जबान बोलना आनी चाहिए। अच्छा जी। तो हमने कितनी हेडिंग्स कर ली जरा ये मुझे बताइएगा। 7 हो गई, नहीं हो गई? क्लैरिटी, करेक्टनेस हमने की या नहीं की? करेक्टनेस भी देखिएगा कि करेक्टनेस हमने की या नहीं की। बस कंसिडरेशन हमने की या नहीं की? करेक्टनेस या मैं समझता हूँ कि शायद ना होगी। 6 हुई है। करेक्टनेस नहीं की हमने, तो बस लास्ट हेडिंग हम उसकी लिखेंगे। ये हेडिंग लिख लिया आपने पूरी? करेक्टनेस। ओके।
करेक्टनेस जो है बेसिकली यानी कि ट्रू कर्टेसी। दो तीन लाइनें सिर्फ आपको समझनी होगी। जी नजर आ रहा होगा आपको, आप लिख लें फटाफट ये दो लाइनें तीन लाइनें। Correctness means the proper use of grammar, spelling, punctuation. However, a message may be perfect grammatically and mechanically. The term correctness is scholarly article, legal document, and top-level government are agreements. एक मिनट, ये जुमला भी छोड़ो, ये जुमला भी मुझे पसंद नहीं आया। इतना लिख लें बस। To understand correctness, recheck। आपको पता है मतलब आप पेपर दे रहे हैं माशाल्लाह से, आप अपने पेपर को ना रीचेक जरूर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह आप समझ लें इस बात को। जो भी आप पेपर देंगे उसको आप लाजमी रीचेक करेंगे। हर पेपर के बाद आपने उसको रीचेक करना है। मतलब बहुत सारे बच्चों का पेपर अगर जल्दी हो जाता है तो उसको वो रीचेक नहीं करते, तो इट्स अ ब्लंडर। अगर आपके पास वक्त है और आपका जो पेपर है वो वक्त से पहले हो गया है, तो आपने क्या करना है, द बेस्ट थिंग इज डैट कि आप उसको एक बार चेक करें, दो बार चेक करें, हो सकता है कोई ना कोई गलती आपकी पकड़ में आ जाए, और इस तरह ये आप नंबर सेव करें। एक एक नंबर आपका कितना कीमती होता है। अगर आप एक नंबर की कीमत जानना चाहते हैं तो आप उस बच्चे से पूछें जिसका 39 आया और वो फेल हो गया और उसका एक साल एक नंबर के चक्कर में रह गया, तो एक एक नंबर कितना कीमती होता है। तो मैं भी, अगर मेरे एक दो चार नंबर शायद और होते तो मैं बीकॉम में फर्स्ट पोजीशन ले सकता था। तो एक एक नंबर कितना कीमती होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जब मुझे कोई 13 साल हो गए शायद बीकॉम किए हुए, एक अच्छा खासा मैंने अरसा गुजार दिया है बीकॉम किए हुए। बहुत ही कम सिन उम्र में, मैंने बहुत ही छोटी उम्र में बीकॉम कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि समझने की ज़रूरत है हमें, एक एक नंबर हमारा कीमती होता है। तो रीचेकिंग जो है ना वो हेल्प करती है बड़ी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, यूज़ राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, बस ये आखिरी बात इसके अंदर हम लिखेंगे और हम अगले सवाल की जानिब बढ़ जाएंगे। यूज़ राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, ये नंबर 2 है इसमें, ठीक है ना। यानी कि जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो सामने वाला समझ सकता है। आपने वो यूज़ नहीं करना लैंग्वेज का लेवल जो सामने वाला नहीं समझ सकता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फला को एक बीमारी हो गई जिसका नाम है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ये एक बीमारी का नाम है। दोबारा लेता हूँ, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस एक बीमारी का नाम है। तो फला बंदे को वो बीमारी हुई, अब आपको क्या समझ में आएगा, आप कोई डॉक्टर है जो आप मेरी बात को फौरन पकड़ लेंगे। अब मैं उसको कहूँ उसके सीने में दर्द है, इसका मतलब क्या है, सीने में दर्द को ये कहते हैं मेडिकल लाइन में। अब जाहिर है कि अब मैंने आपको कहा सीने में दर्द है, आप फौरन पहचान के सीने में दर्द, चलो समझ में आता है। तो आपने उस लेवल ऑफ लैंग्वेज को यूज करना है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक इकोनॉमिक्स की बुक है, आपको एक लफ्ज उसमें समझ में नहीं आएगा, एक लफ्ज, इतनी मुश्किल उसमें अल्फाज इस्तेमाल होंगे। जाहिर है कि जो वो मास्टर्स से के आगे बढ़ने के बाद एमफिल के लेवल की वो बुक है, तो वो उसी हिसाब से लिखी हुई बुक, ठीक है ना। वो एक एक लफ्ज में पूरा समंदर उसमें कैद किया हुआ है एक लफ्ज के अंदर। तो अच्छा, हमारा ये सवाल यहाँ पर खत्म हुआ, ये बड़ा बड़ा सा सवाल है, तो ये 20 नंबर के लिए भी आ सकता है, इसलिए इतना बड़ा है। तो इसको आप याद करें और इसको व्हाट्सएप, मुझे टेस्ट याद करके मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। मैं बहुत दिनों से, कोई इतने दिनों से लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ
कि ना हफ्सा ने मुझे कोई टेस्ट दिया इतने दिनों से, ना इकरा ने दिया, ना काशान, ना मिनाल, हसन तो मुझे अभी नज़र आना शुरू हुआ है, ठीक है ना, निमरा ने नहीं किया, अरहम, सदीमा, समी, अलैना, वरदा, किसी ने भी मुझे टेस्ट नहीं दिया, ठीक है ना। तो आप लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार साथ साथ याद कर लो बस। अब वैसे तो अभी मैंने 5 मिनट का लेक्चर सुन के दे दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सवाल हो गया कंप्लीट। तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। अच्छा, एक ने दिया था, अरहम ने दिया, हाँ, वन एंड ओनली अरहम। रिसेंटली रिसेंटली देने वालों में वन एंड ओनली अरहम है और कोई भी नहीं, ठीक है जी। बात ये है, जो इंसान करता है ना वही बढ़ता है, ठीक है ना। और एक हमारे उस्ताद ने कहा था हमसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं बेसिकली, एक 25 है और एक आफ्टर 25 है। वो शख्स जो अपनी 25 तक की ज़िंदगी में मेहनत करता है, उसको आफ्टर 25 में इतनी मेहनत नहीं करनी होती, कंपैरेटिवली इतनी मेहनत नहीं करनी होती। वो शख्स जो 25 में अपनी मेहनत इतनी मेहनत नहीं करता, उसको आफ्टर 25 बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो टू द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ उसको वो अपनी मेहनत मुसलसल करनी होती है। आ रही है आपकी बात समझ में? तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो हम अब देखना चाहेंगे कि हमने कितने सवाल कम्युनिकेशन में कर लिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं आज, एक एक करके ये भी हमें रिव्यू करते रहना चाहिए साथ साथ। तो थोड़ा सा आपको भी एहसास होगा कि यार इतने सवाल हो गए और हमने कितने सवाल याद किए। पहला सवाल, डिफाइन, अगर किसी के पास एक ही जगह नहीं लिखे हो तो वो लिख भी सकता है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक सवाल ये लिखा हमने, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा सवाल, ठीक है जी। तीसरा सवाल कौन सा किया हमने, बताएं ज़रा, कोई अपना माइक ऑन करके बताए। तीसरा सवाल कौन सा किया था यार हमने? हेलो, वर्दा, बताए कोई आप में से? निमरा, आप बताएं। काशान, इकरा, हाँ, कौन सा करवाया था नाम, क्वेश्चन तो बताएं ताकि मैं लिखूँ ना, ये मैं अपने पास रिकॉर्ड भी रखूँगा। इंपॉर्टेंस तो मैंने पहला सवाल लिख दिया, इंपॉर्टेंस कर लिया हमने, काइंड्स कर ली, और क्या किया हमने? क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये कौन सा सवाल था? मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आई गेस, प्रोसेस या मीडियम, ओके। 7 C's हमने किया, फिर उसके बाद 7 C's बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, दो सवाल है, एक सवाल है, ये सवाल हमने किए हैं। सबसे आगे हम चल रहे हैं लॉ में। अच्छा, डिफाइन कम्युनिकेशन किया एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस किया, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन किया, प्रोसेस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन किया, 7 C's किए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने कोई किया तो बताइए। अगले हफ्ते से ना हम निब्रा बेटा, आप कंप्लीट नहीं तो आप किसी से लें, और कोई नहीं देता तो हम मुझे बताइए कि हम करते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, आप बाकी सब सुन लें, इसके अलावा कोई किया तो बताओ यार, तुम लोग क्या हो गया है? मुझे लग रहा है आप लोगों को पता ही नहीं है किसी को। मीनाल, आप कुछ बताइए। हेलो,
अगला सवाल शुरू करें फिर हम। सर डिस्क्राइब करा था, डिस्क्राइब द चैनल कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी वही था मेरे ख्याल से, प्रोसेस वाला, एक ही बात है। जी वो जो चैनल, प्रोसेस, मीडियम, ये एक ही है। अच्छा, अब ये सारे तीन, ये चार सवाल मैंने कराए, चार, ये चौथा, ये आप देखें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने ये पहले कराया। अब हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते से हम 2 दिन जो है ना कर देंगे, और वी आर गोइंग फॉर लेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज़ में कराने वाला हूँ। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, हम लेटर्स की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर ये पांचों ये मतलब ये चार हैं वैसे तो, लेकिन ये 2 सवालों के बराबर होता है। ये चारों सवाल आप करें और मुझे लिख कर भेजें। अगर आप में से किसी के पास कोई भी सवाल मिसिंग है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई सी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात होगी यहाँ पर। अब हम करते हैं अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। अच्छा जी, अगला सवाल जो हम कम्युनिकेशन में लेंगे, मैं सोच रहा हूँ लिसनिंग आपको पढ़ा देता हूँ। लिसनिंग बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। आई होप यू विल एंजॉय। यस, लेकिन आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। लिसनिंग, लिसनिंग कहते हैं सुनने को, और हेयरिंग भी कहते हैं सुनने को। लिसनिंग भी सुनने को कहते हैं और हेयरिंग भी सुनने को कहते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने इसका फर्क आपको बताया था, जब हम आमने सामने थे एक दूसरे के, वंस अपॉन अ टाइम। तो अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है जी। 1 to 1 पूछते हैं। वर्दा से सबसे पहले सवाल करते हैं। वर्दा बेटा, ये बताइए लिसनिंग और हेयरिंग में फर्क क्या होता है? जी वर्दा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? सर जो हम जानबूझ के सुनते हैं, मतलब जिसे आप पढ़ा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो वो लिसनिंग है, और जो खुद ब खुद आवाज कानों में आती है वो हेयरिंग है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इस पर मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक बंदे से और पूछता हूँ। काशान भाई अगर कुछ मुख्तलिफ शायद बता दें, इसलिए काशान भाई को मैंने अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। काशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? सर हेयरिंग तो वो होती है जो ना सिर्फ एक तरफ से सुन रहे हो, अच्छा और लिसनिंग तो कि वो अगला रिस्पॉन्स भी करेगा आपके जवाब पे। ओके ओके, देखें जी, दोनों आपने सब सुनते रहना है। अच्छा, अब हम पूछते हैं इकरा से। इकरा, हेलो इकरा, कहाँ चली गई इकरा? अनम्यूट ही नहीं हो रही है तो चलें, जब तक हम किसी और को ट्राई करते हैं। मोहम्मद हसन को लेते हैं यार, मोहम्मद हसन से बात नहीं हुई मेरी। मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? यार मैं तुम्हारा मसला वो अभी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हेयरिंग और लिसनिंग में जी सर। डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? सर हेयरिंग कोई बात गैर इरादी तौर पर सुनना, और लिसनिंग किसी बात को तवज्जो से सुनना। वाह वाह वाह, अच्छा आ गया, अच्छा आ गया, वेरी गुड। चलें ठीक है। अच्छा, तो हमने अब 3 बच्चों से हमने सुना, आपने देखा। तो सबसे पहले हमने वर्दा से लिया। वर्दा ने ये कहा कि जो हम जानबूझ के सुनते हैं वो लिसनिंग है, और जो हम वैसे ही सुनते हैं मतलब खुद ब खुद, वो हियरिंग है। फिर हम आए काशान भाई की तरफ। काशान भाई ने कहा कि जो हम एक तरफ से सुनते हैं वो होती है हेयरिंग, और जो दोनों तरफ से मतलब आपस में बातचीत होती है वो हसन ने फिर क्या कहा? हसन ने कहा जो हम तवज्जो से सुनते हैं वो लिसनिंग, और जो हम बगैर बगैर तवज्जो के सुनते हैं विदाउट एनी अटेंशन वो हेयरिंग होता है। दिस इज द बेस्ट आंसर बेसिकली हसन ने जो दिया, कि जो तवज्जो से सुना जाए दैट इज लिसनिंग, जो बगैर तवज्जो के सुना जाए दैट इज हेयरिंग, ठीक है। अच्छा, अब
वैसे बताया, मतलब अल्फाज थोड़े अलग अलग थे लेकिन सबका मकसद बहरहाल सही था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग पर हम आ जाएंगे। एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जो अच्छा लिसनर होता है। एक अच्छा टीचर एक अच्छा लिसनर भी होता है, एक अच्छा स्पीकर भी होता है। एक अच्छा लॉयर एक अच्छा लिसनर होता है, ठीक है ना? यानी कि तमाम जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं, अगर आप तमाम प्रोफेशंस पर निगाह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बगैर लिसनिंग के कोई भी पॉसिबल नहीं है। बहस के अंदर भी लिसनिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। क्यों? अच्छा जी, स्टूडेंट कौन अच्छा होगा? एक अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है, ठीक है जी, एक अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है जो कि एक अच्छा लिसनर होता है। अब वो क्लास में वो बच्चे जो होते हैं जो तवज्जो से बात नहीं सुन रहे होते, तो दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट उनका जब मार्कशीट आती है उनके हाथ में, उसमें उनका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट और कहाँ आता है? उसका रिजल्ट आता है उनके करियर में, उनके आने वाली जिंदगी में। तो एक जरा सा वो जो उनका होता है लिसनिंग, लिसनिंग से आपकी जिंदगी बड़ी तब्दील हो सकती है, ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊं, मुगल बादशाह जो थे, वैसे तो इसका सवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, बस अब कुछ मिनट बाकी हैं तो वैसे भी असर भी पढ़नी है। तो वो जो बादशाह थे ना, मुगल सल्तनत जो बनी, मंगोल्स थे बेसिकली थे यार, तो मंगोल करते करते मुगल कहलाने लगे। तो बेसिकली ये लोग मुसलमान नहीं थे। और हुआ क्या कि इन्होंने मुसलमानों को ऐसा मारा, ऐसा कि आपकी सोच है। पूरी पूरी गलियों में ना मुसलमानों का खून ऐसा बहता था कि जैसे बरसात में कीचड़ बहती है। तो हुआ क्या कि बहुत ये लोग बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं। और मुसलमान जब ये लोग इन्होंने हमला किया बगदाद और इराक और इधर हलब और स्पेन वगैरह में, तो एक मुसलमान उस वक्त क्या कर रहे थे? मुसलमान एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, इस पर बहस हो रही थी। एक सुई के अंदर जो सुराख होता है, क्या उसमें से ऊंट गुजर सकता है? इसके ऊपर जो है शरीयत और अहादीस की रोशनी में बहस हो रही थी। मतलब अजीब अजीब व गरीब किस्म की उस वक्त के मुसलमान बहस कर रहे थे। अब पहले उनके मुंह पर आया, उन्होंने देखा कि मुसलमान तो फालतू बहस मुबाहिसे में लगे हुए हैं। उन्होंने आके हमले किया, वल्लाह आलम जो भी हुआ, और मुगल मतलब मंगोल्स की हुकूमत हो गई। अब हुआ क्या कि एक हमारे मौलाना थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो किसी जो है मिले उससे बादशाह से, मुगल बादशाह से, और उसको अपनी बातें उसको बताई। उनकी बातों को उसने सुना। लिसनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग बता रहा हूँ। उनकी बातों को उसके सुनने की वजह से, उसके सही से सुनने की वजह से क्या हुआ कि एक सैकड़ों साल तक ये जो हिंदुस्तान था, यहाँ पे मुसलमान, क्योंकि वो मुसलमान हुआ तो पूरी सल्तनत मुसलमान हो गई, पूरी सल्तनत मुसलमान हुई। उस मुगल बादशाह की औलादें, ये बाबर, ये औरंगजेब, ये सारे सारे के सारे जो थे, ये लेकर चले और फिर मुगल सल्तनत ने कई सैकड़ों साल तक हुकूमत की। और उनकी हुकूमत के अंदर पता नहीं कितने लोग जो है वो मुसलमान हुए। तो बात समझ में नहीं, लिसनिंग से क्या हुआ? हमें नजर आता है कि लिसनिंग से इतना भी हुआ कि वो इतने लोग मुसलमान हुए। और भाई सबसे पहले तो एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए ना इस्लाम। लोगों ने सुना तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस तरह से वो फैलना शुरू। और तबलीग के जरिए कितना हमारे इस्लाम फैल रहा, आप देखें कि लोग सुनते जा रहे हैं बातें और मुशर्रफ इस्लाम होते जा रहे हैं। आपको पता है जो दूसरे गैर मजहब लोग हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर्स की बातें सुनाने को तरजीह नहीं देते। और एक ज़माने में उन्होंने फितना भी फैला दिया कि इंग्लिश जो है मुसलमानों को नहीं सीखना चाहिए, ये हराम है। मतलब वो खुद उन्होंने ये फैला दिया, नहीं कि वो मुसलमान इस्लाम के बेस में, मौलवी के बेस में अपने बंदे भेजते हैं। अगर आप उर्तुगुल ड्रामा जो उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा मौलवी है लेकिन वो है दरअसल ईसाई, और वो मौलवी बना बैठा है। और बच्चे कहते नहीं अल्लाह रसूल की बातें करने वाले, लेकिन दरअसल वो मौलवी की सूरत में वो ईसाई होते हैं और अपना एक मिशन पे वो काम कर रहे होते हैं, या जो है वो